हे हाय हेलो एवरीवन। सो एनबीएफसी सेक्टर में कंसिस्टेंट प्लेयर पूनावाला फिनकॉर्प, इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। पिछले काफी सारे क्वार्टर से हम इस बिजनेस को ट्रैक कर रहे हैं। इनका रिजल्ट काफी अच्छा रहता है। लोन बुक का ग्रोथ ऑलमोस्ट 50-55% के आसपास रहता है। आरओए का नंबर काफी अच्छा है, मार्जिन काफी हेल्दी लेवल पे, बट स्टिल हम देख रहे हैं कि मार्केट इसके स्टॉक को रिवॉर्ड नहीं कर पा रहा है। एंड वो कहीं ना कहीं एक पेनफुल फेस होता है हर एक इन्वेस्टर के लिए कि आप बहुत एफर्ट डालते हो बिजनेस को ट्रैक करने के ऊपर, एंड आपको आइडिया है कि वो बिजनेस लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज पिछला 2-3 क्वार्टर अगर हम देखें तो चाहे वो बैंक्स हो, एनबीएफसी हो या माइक्रो फाइनेंस हो, सबका एनपीए बढ़ रहा है। लेकिन वहां पे पूना वाला फिनकॉर्प जो है वो हर एक क्वार्टर के अंदर कंसिस्टेंटली एनपीए इंप्रूव कर रहा है। इनका ग्रॉस एनपीए 1% से भी कम हो गया है। स्टिल मार्केट से वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा इसके स्टॉक को। सो उस पर हमको फोकस किस पे करना है कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है एंड आगे का आउटलुक कैसा आ रहा है। बिकॉज इनका अभी मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है, तो उसको भी लेकर के थोड़ा सा कंसर्न है कि जो नई मैनेजमेंट है उनका क्या विजन है बिजनेस को लेकर के अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, क्या प्रोडक्ट, क्या स्ट्रेटेजी के ऊपर वो फोकस करने वाले हैं। सो उन सारी चीजों को हमको हमको थोड़ा गो थ्रू करना है, बिकॉज वहां से क्लैरिटी मिलेगा कि इनका नियर टू मीडियम टर्म कैसा परफॉर्मेंस रहेगा बिजनेस का। बट उससे पहले अगर हम इनका थर्ड क्वार्टर का हाईलाइट देखें कि इनके थर्ड क्वार्टर में परफॉर्मेंस कैसी थी, सो इनका अगर आप ये ग्रोथ नंबर्स देखोगे तो लोन बुक की ग्रोथ बहुत सॉलिड थी। 52% से बुक ग्रो हुआ था। प्लस प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स अगर हम देखें, जैसे पीपीओपी का अगर आप नंबर देखो, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये 47% से ग्रो हुआ। इसमें इतनी ग्रोथ क्यों आ रही है कंसिस्टेंटली? बिकॉज पूना वाला फिनकॉर्प का जो ओपेक्स टू एयूएम है, यानी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। और उससे कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, जिससे इनका पैट में भी काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। एंड ये सारा ग्रोथ कंपनी कैसे कर पा रही है? अपने एसेट क्वालिटी को कंट्रोल रखते हुए। तो ऐसा नहीं है कि ग्रॉस एनपीए भी बढ़ रहा है और ग्रोथ आ रहा है। एनपीए लगातार कम हो रहा है कंपनी का। इनका गाइडेंस था कि FY25 के एंड तक हमारा ग्रॉस एनपीए 1% से नीचे आएगा, लेकिन ये टारगेट कंपनी ने FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में ही अचीव कर लिया। तो परफॉर्मेंस वाइज कहीं भी कोई डाउट नहीं लगता है इस कंपनी में। हाँ, ये जैसे एक कंसर्न है जो इनके अभी नए मैनेजमेंट आए हैं, उन्होंने जो ज्वाइन किया है, उसको लेकर के हमको थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए अगले 3 से 5-10 साल के लिए। सो उस पर आज हम फोकस करेंगे। तो पूनावाला की जो नए एमडी एंड सीईओ हैं मिस्टर अरविंद कपिल, इनको ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। एचडीएफसी बैंक के साथ में इन्होंने काम किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर आदित्य पुरी एंड शशिधर जगदीशन, जो कि अभी करंट एमडी एंड सीईओ हैं बैंक के। सो उनके साथ इन्होंने काम किया है, एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है इनका। एंड ऐसा बोला जाता है कि एचडीएफसी बैंक में जो डिजिटल प्रोडक्ट जो उन्होंने लॉन्च किए इतने सक्सेसफुल, उनके पीछे बहुत बड़ा रोल रहा है मिस्टर अरविंद कपिल का। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। प्लस वहां पे ये 7.5 लाख करोड़ का लोन बुक मैनेज करते थे। अगर आप पूना वाला का लोन बुक का साइज देखो तो ऑलमोस्ट 20,000-25,000 करोड़ के आसपास का उनका लोन बुक का साइज है। यानी इससे 30 टाइम्स ज्यादा लोन बुक वो मैनेज कर चुके हैं उस बैंक में। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस के साथ में, सक्सेसफुल एक्सपीरियंस के साथ में उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। प्लस उसके साथ में उनके कलीग्स भी हैं जिन्होंने पूना वाला फिनकॉर्प को ज्वाइन किया है। एंड इनका कहना है कि हमारा जो मेन पर्पस है इस बिजनेस के लिए, पूना वाला फिनकॉर्प के लिए, वो ये है कि अगले कुछ सालों में हमको पूना वाला फिनकॉर्प का जो मॉडल है उसको प्रिडिक्टेबल एंड सस्टेनेबल बनाना है। बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक लेंडिंग बिजनेस के लिए, क्योंकि लेंडिंग बिजनेस वैसे ही बहुत सिक्लिकल होता है। यूजुअली जनरली अगर हम देखें तो जब इकोनॉमी अच्छा करता है, सेक्टर्स अच्छा कर रहे होते हैं, तब हम देखते हैं कि हर एक, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, एनबीएफसी हो, माइक्रो फाइनेंस हो, लेंडिंग बिजनेस में हर एक स्पेस काफी अच्छा करता है। लेकिन जैसे ही साइकिल आपका चेंज होता है तो वहां पे जो वीक मॉडल्स होते हैं, जिनका मॉडल अच्छा नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, उनमें हम देखते हैं कि एनपीए लगातार बढ़ने लग जाते हैं, उनका प्रॉफिट गिरने लग जाता है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मॉडल को सस्टेनेबली बिल्ड करो। जैसे हम इंडिया में देखते हैं जो बड़े बैंक्स हैं आपके, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक बैंक, इनका मॉडल सस्टेनेबल है कंपेयर टू माइक्रो फाइनेंस या कंपेयर टू एनबीएफसी, उनके कंपैरिजन में। तो वही फोकस है इनका कि पूना वाला का मॉडल हमको पहले सस्टेनेबल और प्रिडिक्टेबल बनाना है। देन कंपनी कह रही है कि हमारा जो विजन है, हमारा जो मेन पर्पस है, वो ये है कि अगले 5 से 10 साल में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन, एक बड़ा फ्रेंचाइजी क्रिएट करना है पूना वाला फिनकॉर्प का। सो दैट कल को अगर हम ये मैनेजमेंट चली भी जाती है तो भी ये बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चलना चाहिए। इस तरीके का मॉडल हम बिल्ड करना चाहते हैं पूना वाला फिनकॉर्प के लिए।
एंड इसमें मैक्रो लेवल पे जो अपॉर्चुनिटी है वो तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है। अगर हम इंडिया को देखें तो ग्लोबली वो बाकी इकोनॉमी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा कर रहा है। जीएसटी कलेक्शन हमारा ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, प्लस यूपीआई ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं कि 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। और ऐसे में ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करती है कि शॉर्ट टर्म में तो आई मीन ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी काफी अच्छा करना चाहिए आने वाले सालों के लिए। प्लस उसके ऊपर से कंपनी का कहना है कि ये जो ग्रोथ है ये कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ है, और डिजिटल कंजम्पशन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसका एक मल्टीप्लायर बेनिफिट होगा बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर, पूरी इकोनॉमी के ऊपर। इसके साथ में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है कैपेक्स के ऊपर, एक्सपोर्ट सेगमेंट के ऊपर, एंड इनफैक्ट पूरी हर एक इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो कैपेसिटी बिल्ड करने का ट्राई कर रहा है। और मैनेजमेंट का कहना है कि हमने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है 20-25 साल में कि जब भी इंडिया की इकोनॉमी अच्छा करती है, जीडीपी की ग्रोथ अच्छी होती है, तो उस टाइम पे रिटेल लैंडिंग में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। रिटेल लैंडिंग बिजनेसेस के लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। अब पिछला अगर आप डेकेड देखो तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि पिछले एक डेकेड में जो रिटेल लैंडिंग है ये ऑलमोस्ट डबल डिजिट से ग्रो किया है। लेकिन यहां से भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं हम अगले पूरे एक डेकेड के लिए। तो अपॉर्चुनिटी वाइज अपॉर्चुनिटी का साइज जो है वो बहुत बड़ा है। अब इसमें पूनावाला के लिए क्या जरूरी है? सो मैनेजमेंट कह रहा है कि पूनावाला फिनकॉर्प के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर हम एक फाउंडेशन सेटअप करें इस बिजनेस के लिए, सो दैट अगले 5 से 10 साल तक ये बिजनेस लगातार हर एक साल मार्केट शेयर गेन करता चले जाए। तो वो फाउंडेशन हमको इसका सेटअप करना है। देन कंपनी कह रही है कि और अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है, क्योंकि इंडिया में अगर आप आज भी देखो तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिनके पास एक या एक से ज्यादा लैंडिंग प्रोडक्ट है वो कितने हैं? ऑलमोस्ट 230 टू 250 मिलियन। लेकिन अभी भी इंडिया में 18 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच में जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका सिबिल स्कोर अच्छा है, और उनका उनका टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं? 400 टू 450 मिलियन। मतलब 40 से 45 करोड़ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको आप टैप कर सकते हो, जो जो अपॉर्चुनिटी के साइज में आते हैं आपके। सो स्कोप बहुत बड़ा है कंपनी के लिए। देन इनका कहना है कि हमारा सबसे पहला काम जो रहेगा पूनावाला में वो रहेगा इसके कलेक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर काम करना। हम इसके कलेक्शन इंफ्रा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारा गोल है कि पूनावाला का जो एयूएम है, जो लोन बुक है, उसको अगले 5 से 6 साल में 5 to 6 टाइम करना है। तो 5 से 6 गुना अगर हमको ग्रोथ करनी है इनके लोन बुक के अंदर, तो वो डेफिनेटली सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस से नहीं हो सकते। जो पूनावाला के 3-4 मेन प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ उनसे आप इतना इतना फास्ट पेस पे ग्रो नहीं कर सकते अगले 5 से 6 साल के अंदर। तो आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा। सो अगर आप अपना नंबर ऑफ प्रोडक्ट डबल करोगे तो उसके लिए आपको बैकएंड में कलेक्शन डिपार्टमेंट, कलेक्शन इंफ्रा उतना स्ट्रांग चाहिए कि वो उसको अब्सॉर्व कर पाए। बिकॉज अगर आपका कलेक्शन वीक रहा तो आई मीन ग्रोथ तो आप कर ही नहीं पाओगे। 5-6 टाइम की ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है आपके लिए। लोन बुक को सस्टेन कर पाना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपका एनपीए बढ़ता गया तो इसीलिए कंपनी कह रही है कि हम सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो है अपने कलेक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर करेंगे। इसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं बिकॉज लॉन्ग टर्म विजन अगले 5-6 साल का काफी एग्रेसिव वाला है हमारा। देन कंपनी कह रही है कि हमने एक बिजनेस आइडेंटिफाई किया है पूनावाला का, एसटीपीएल, शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन। तो ये इन्होंने आई थिंक 4th क्वार्टर में लॉन्च किया था पूनावाला ने। मैनेजमेंट बोल रही है कि इस बिजनेस में हमको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, इसमें ग्रोथ हम थोड़ा सा अभी रोक देंगे कुछ टाइम के लिए, 1 से 2 क्वार्टर के लिए, बिकॉज इसकी क्रेडिट पॉलिसी और कुछ चीजें हम चेक करना चाहते हैं। देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसको आगे कैसे ग्रो करना है। देन मैनेजमेंट का कहना है कि इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर का जो ग्रोथ एस्टिमेट है वो हमारा है 30 से 35% का। लेकिन अगले साल से FY26 से हमारा टारगेट है कि हम 35 से 40% की रेट से ग्रो करेंगे, ताकि वो जो हमारा 5 to 6 टाइम का एयूएम का ग्रोथ का टारगेट है उसको हम अचीव कर पाए अगले 5-6 साल के अंदर। रिटेल बिजनेस हमको बिल्ड करना है, एंड रिटेल बिजनेस ऑब्वियसली आप एक दिन में बिल्ड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है, एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट मिक्स। तो इसीलिए हमको स्टार्टिंग का टाइम जो है वो ये डिसाइड करने में लगेगा कि किन किन प्रोडक्ट्स पे ऊपर हमको फोकस करना है। और डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जो है वो उसमें हाई मार्जिन होना चाहिए और वो मार्जिन सस्टेनेबल होना चाहिए, बिकॉज मॉडल हमको सस्टेनेबल क्रिएट करना है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमने 4 ऐसे बिजनेसेस आइडेंटिफाई किए जहां पे हमारा फोकस रहेगा आने वाले कुछ टाइम के लिए, और उसमें हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे जहां जहां रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहला बिजनेस कौन सा है? पहला बिजनेस है कंज्यूमर ड्यूरेबल का। अब इंडिया में अगर आप देखो तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो मेन जो वेव क्रिएट करी है
वो बजाज फाइनेंस ने करी है। 2009-2010 से उन्होंने इस सेगमेंट में एंटर किया एंड काफी उसके बाद से एक अच्छा मार्केट लीडरशिप उन्होंने गेन किया इस सेगमेंट के अंदर। उससे पहले बहुत सारे लेंडर्स थे जो अवॉइड करते थे स्पेस के अंदर लोन देना। उसका रीजन हमने आईडीएफसी के कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि इस सेगमेंट में, इस बिजनेस में प्रॉफिटेबली ग्रो करना काफी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज स्मॉल टिकट साइज होता है आपका, लोन का टेन्योर काफी छोटा होता है, तो स्केल कर पाना उसको प्रॉफिटेबली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन बजाज फाइनेंस ने वो करके दिखाया एंड पूनावाला के भी सबसे पहला फोकस जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल के ऊपर है। कंपनी कह रही है कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले बिजनेस में सबसे मेन फंडामेंटल क्या चाहिए आपको एक लार्ज कस्टमर बेस चाहिए, और वो लार्ज कस्टमर बेस आपका हाई पेस पे ग्रो करना चाहिए। जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए बजाज फाइनेंस को देखोगे, तो बजाज फाइनेंस आज भी जो उसके रिजल्ट आते हैं हर एक क्वार्टर में, तो सबसे पहला जो वो चीज अनाउंस करता है, वो अनाउंस करता है कि नंबर ऑफ कस्टमर कितने हमने फ्रेश एक्वायर किए और आज के डेट में हमारा टोटल कस्टमर बेस कितना है। बिकॉज ये पूरा जो बिजनेस है कंज्यूमर फाइनेंस का, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आपने एक कस्टमर एक्वायर किया, उसको एक प्रोडक्ट आपने बेच दिया, सो आपका हो गया, अब आपको अगले कस्टमर पे फोकस करना है, ऐसा नहीं है। आपको कस्टमर एक्विजिशन बहुत हाई पेस पे करते रहना पड़ता है इस बिजनेस के अंदर, एंड उसके साथ में वो कस्टमर को रिटेन भी करना पड़ता है। बिकॉज जैसे इनकी मैनेजमेंट खुद बोल रही है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो बिजनेस है उसको इस इंडस्ट्री में एक हाई यील्डिंग क्रॉस सेलिंग बिजनेस के तौर पे माना जाता है। क्योंकि बजाज फाइनेंस का भी अगर आप मॉडल देखो, तो एक कस्टमर को एक्वायर करते हैं एक प्रोडक्ट के लिए, देन उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में, सो दैट आपका जो मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसकी उस मल्टीप्लीकेशन की वजह से। तो वही पूनावाला का टारगेट है कि इससे इनको इंडिया के मिडिल क्लास जो है उसको टैप करने का अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को टैप करने का मौका मिलेगा, एंड वहां से ये ग्रो करने को देख रहे हैं। तो पहला बिजनेस इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल का है। दूसरा बिजनेस जो कंपनी टारगेट कर रही है वो है शॉपकीपर लोन्स। अब शॉपकीपर लोन्स में कंपनी किराना स्टोर जो होता है आपका, उसको टारगेट कर रहा है। सो कंपनी का कहना है कि किराना स्टोर वाला जो मॉडल है इंडिया में, ये बहुत डिकेड से एग्जिस्ट करता है एंड ये काफी ज्यादा सस्टेनेबल भी है, काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। सो इसमें ऐसा नहीं है कि हमको हर एक किराना स्टोर के पास में कोई ब्रांच वगैरह ओपन करने की जरूरत है, ये बिजनेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको जस्ट अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स के अंदर हमको एंटर करना है, एंड वहां पे इस बिजनेस को हम फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके से ग्रो करने को प्लान कर रहे हैं। देन इसके बाद इनका तीसरा बिजनेस आता है जो कि आपका पर्सनल लोन प्राइम। अब पर्सनल लोन प्राइम में आपका वो जो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन है वो बिल्कुल नहीं आता है, उसको एक्सक्लूड किया है कंपनी ने। एंड मैनेजमेंट का बोलना है कि पर्सनल लोन को हम कैसे बिल्ड करना चाहते हैं इस वाले बिजनेस को। हमारा टारगेट ये है कि क्या हम इंडिया के जो टॉप 100 to 200 कॉर्पोरेट्स हैं, उनके जो एम्प्लॉयज हैं, टॉप 100 to 200 कॉर्पोरेट्स के जो एम्प्लॉयज हैं, क्या पूनावाला उनका प्रेफर्ड फाइनेंशियल पार्टनर बन सकता है। सो उस चीज को हम एक्सप्लोर करने को देख रहे हैं, बिकॉज वहां पे ऑफ कोर्स आपका क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है उन कस्टमर्स की, तो उस अपॉर्चुनिटी को हम टैप करना चाहते हैं इंडिया के टॉप 100 to 200 कॉर्पोरेट्स को। एंड उसके बाद चौथा बिजनेस है कंपनी का, जो जहां पे कंपनी फोकस कर रही है, वो है इनका यूज्ड कमर्शियल व्हीकल। सो कंपनी कह रही है कि ये वाला बिजनेस स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड में रहेगा, थोड़ा हम असेस करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये तीनों चारों बिजनेस उसके बाद 1-2 क्वार्टर बाद हम इसमें अच्छे से ग्रो करेंगे ग्रेजुअली। देन कंपनी का कह रहा है कि पहला जो 4 क्वार्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट्स रहेगा हमारा काफी सारे बिजनेसेस में, प्लस सबसे ज्यादा कलेक्शन वाले पार्ट पे, टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे, एआई के ऊपर भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो पहला 1 से 1.5 साल आप ये लेके चलिए कि हम अच्छा खासा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेसेस के अंदर। एंड कलेक्शन के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बिकॉज मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो एक सक्सेसफुल और एक नॉन सक्सेसफुल लैंडिंग बिजनेस के बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो होता है कलेक्शन एफिशिएंसी का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में बात करें तो एचडीएफसी बैंक सबसे मतलब क्रेडिबल लेंडर माना जाता है इंडिया के अंदर। उसका रीजन क्या है? बिकॉज उस बैंक की जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उस बैंक ने पिछले 25-30 सालों में बहुत सारे साइकिल्स देखे हैं, बहुत सारे क्राइसिस देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन सारे क्राइसिस में उनकी एसेट क्वालिटी हमेशा उनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छी रही है। सो यही रीजन है कि उस बैंक को इतने सालों तक हाई प्रीमियम वैल्यूएशन मिला है मार्केट से। अभी तो ऑफ कोर्स लास्ट 4-5 साल में कंसोलिडेशन देखा है, बट उससे पहले अगर आप देखो तो उस बैंक ने 20-25 सालों तक एक हाई वैल्यूएशन डिमांड करी है मार्केट से। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि उसकी कलेक्शन एफिशिएंसी इतनी स्ट्रांग है।
उसी के अगेंस्ट में अगर आप मॉडल्स देखो जैसे बंधन बैंक, यस बैंक और भी बहुत सारे एनबीएफसी बैंक्स हैं जिनका जो मतलब एक बहुत हाईली सिक्लिकल मॉडल बन करके रह गए हैं, है वो भी बैंक लेकिन एक सिक्लिकल बिजनेस बन करके रह गए। जब इकोनॉमी अच्छा करती है, जब लोगों की रीपेइंग कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, तब वो बिजनेस अच्छा करते हैं। लेकिन जहां पे इकोनॉमी में डाउन टर्न आता है वहां पे उनका एकदम एनपीए बढ़ता है और प्रॉफिट बिल्कुल खत्म होने लग जाता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही मैनेजमेंट बोल रही है कि हम उस ग्रुप से आते हैं जो मतलब उनकी लीडरशिप से आते हैं जिन्होंने एचडीएफसी बैंक जैसी फ्रेंचाइजी को बिल्ड किया है। तो वही लर्निंग हम यहां पे अप्लाई करना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने के लिए। इसीलिए हमारा पहला पर्पज है कि हम कलेक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। देन कंपनी का कहना है ऑफ कोर्स इस इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल हमारा इसके पीछे का विजन वही है कि हमको एयूएम 5 to 6 टाइम करना है, अराउंड 35-40% की ग्रोथ का अगर लेकर के। देन प्रोडक्ट मिक्स की अगर हम बात करें तो आज के डेट में पूनावाला का 49% जो लोन है वो सिक्योर लोन है और 51% जो लोन है वो इनका अनसिक्योर लोन है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में इनका बिल्कुल फ्लैट रहा है, लास्ट क्वार्टर जितना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था ऑलमोस्ट उतना ही कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है इस क्वार्टर में। देन कंपनी का टोटल बोरोइंग अगर आप देखोगे तो 17,000 करोड़ के आसपास है। अब टोटल बोरोइंग में 70% जो बोरोइंग है पूनावाला फिनकॉर्प की वो इनकी वेरिएबल रेट पे है और जो बाकी का जो 30% है वो वैसे तो फिक्स्ड है लेकिन वो भी शॉर्ट टेन्योर है क्योंकि उन्होंने कैपिटल मार्केट से बोरो किया है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसका एडवांटेज क्या मिलेगा कि कल को चल के अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो हमको इसका एक अच्छा एडवांटेज देखने को मिलेगा हमारे मार्जिन वगैरह के नंबर्स के अंदर। देन अभी इन्होंने आईवीआर और बॉट्स वगैरह के ऊपर इन्वेस्ट किया है जिससे इनकी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाइज और स्ट्रांग हुई है कंपनी। प्लस कलेक्शन में भी डिजिटली इन्होंने क्यूआर लॉन्च किया है, वर्चुअल अकाउंट नंबर लॉन्च किया है जिससे इनका कैश कलेक्शन और ज्यादा कम हो गया है। एंड आने वाले टाइम में कंपनी कह रही है कि इस तरीके का इनोवेशन हम लगातार कंटिन्यू रखेंगे, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखेंगे। देन कंपनी का कहना है कि जो हम ये चेंजेस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग मॉडल में उसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि हमको एग्जिस्टिंग मॉडल में कोई वीक पॉइंट लग रहा है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी कह रही है कि आपको ये समझना होगा कि हमने आदित्यपुरी जी के साथ में काम किया है जिन्होंने एचडीएफसी बैंक जैसी फ्रेंचाइजी को 20-25 सालों तक रन किया है। तो वो सारी चीजें एडवांस में प्लान करके चलते थे, इस वजह से एचडीएफसी बैंक ने इतने सारे क्राइसिस को सक्सेसफुली फेस किया। तो वही लर्निंग हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। हम एडवांस में वो सारी चीजें प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिकॉज कल को आई मीन इकोनॉमी का तो है ही, कोई भी बड़ा क्राइसिस आ सकता है कभी भी। तो उन क्राइसिस में ये मॉडल मतलब स्टक ना हो, ग्रोथ रुके ना, ग्रोथ इसकी सस्टेनेबल रहे, उसके लिए आज इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, इसीलिए हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देन कंपनी का कहना है कि 2-3 बिजनेसेस के ऊपर हमारा फिजिकल इन्वेस्टमेंट भी रहेगा, मतलब फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ाएंगे। अब ये भी आप एक पॉइंट बोल सकते हो, मतलब नेगेटिव पॉइंट तो नहीं पर एक थोड़ा सा कंसर्न बोल सकते हो बिकॉज इनकी जो पुराने एमडी एंड सीईओ थे उन्होंने क्या किया था, जब से मैग्मा फिनकॉर्प का एक्विजिशन किया, मैग्मा फिनकॉर्प के 250 ब्रांचेस थे और लगातार पूनावाला ने उनके ब्रांचेस को कम किया, 250 से ऑलमोस्ट 100 ब्रांचेस कर दिए उन्होंने बिकॉज डिजिटल मॉडल पे ज्यादा फोकस रहा उनका, डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन वगैरह सब कुछ डिजिटल के ऊपर ज्यादा फोकस रहा एंड वहीं से इनका ओपेक्स टू एयूएम लगातार इंप्रूव हुआ। लेकिन अब ये नई मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि हमको फिजिकली एक्सपैंड करना है। बेसिकली जो इनके करंट एमडी एंड सीईओ हैं इनका कहना है कि डिजिटली तो मैंने खुद एचडीएफसी बैंक में उनके सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड किया, बिल्ड किया, स्केल किया, तो वो तो हमको पता है कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया में जो आज इस तरीके की अपॉर्चुनिटी है उसमें हम ये निगलेक्ट नहीं कर सकते कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं चाहिए, फिजिकल ब्रांचेस आपको नहीं चाहिए। सो ऑफ कोर्स अगर हमको 5 साल 10 साल का सोचना है तो हमको फिजिकल प्रेजेंस भी अपनी बढ़ानी पड़ेगी बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर, इसीलिए हम फिजिकल ब्रांचेस भी ओपन कर रहे हैं। सो ये इनका एक विजन है आगे बिजनेस को लेकर के। देन कंपनी कह रही है कि अगेन हमको बहुत सोच समझ के हर एक प्रोडक्ट को, हर एक बिजनेस को बिल्ड करना है बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक हाई मार्जिन वाले, एक सस्टेनेबल मार्जिन वाले बिजनेसेस के अंदर डील करें, अननेसेसरी कोई हाईली सिक्लिकल बिजनेस के अंदर हमको एंटर नहीं करना है। प्रॉफिटेबिलिटी पे भी कंपनी का एक पॉइंट है। कंपनी कह रही है कि थर्ड ईयर से, मतलब जब से ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है, जैसे FY25 से स्टार्ट हो रहा है, सो फ्रॉम FY27 मतलब थर्ड ईयर से कंपनी कह रही है कि हमारा प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट हमारे लोन बुक ग्रोथ के आसपास आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगला एटलीस्ट 1.5 से 2 साल जो है
उसमें पूना वाला फिनकॉर्प को एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलने वाला। एंड वो अगर एक दो क्वार्टर में ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता भी है तो वो सस्टेनेबल नहीं होने वाला, बिकॉज कंपनी इन्वेस्टमेंट मोड में रहेगी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी अपने ब्रांचेस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, मैन पावर के ऊपर, और नए नए बिजनेसेस के ऊपर। तो उन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से अगला 1.5 से 2 साल एटलीस्ट हम इस बिजनेस से एक अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाता है। देन जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का बिजनेस है इनका, उसमें कंपनी कह रही है कि अभी हम सिर्फ 35 लोकेशंस पे अवेलेबल हैं, एंड हमारा टारगेट है कि अपनी प्रेजेंस को हम 2 से 3 गुना करना चाहते हैं। सो अगेन इस वाले बिजनेस में भी फिजिकल ब्रांचेस में इनका इन्वेस्टमेंट जाएगा। लास्ट ईयर आरबीआई का मैसेज आया था अनसिक्योर्ड लोन को लेकर के, और उन्होंने रेगुलेशन भी लाया था जिससे कॉस्ट बढ़ गई थी लेंडर्स की। उसको लेकर के पूनावाला की मैनेजमेंट का कहना है कि आपको एक लोन लेंडिंग बिजनेस को सिर्फ इस कैटेगरी में डिवाइड नहीं करना है कि ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड लोन है। आपको ये समझना होगा कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उस बिजनेस की क्वालिटी क्या है। जैसे इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि इनका जो ये प्राइम सैलरी लोन, पर्सनल लोन वाला जो ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, उसके अंदर कंपनी का कहना है कि अगर आप यहाँ पे देखो तो हम किनको टारगेट कर रहे हैं, इंडिया के टॉप 100 टू 200 कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉयज को। ये एम्प्लॉयज इंडिया के टॉप एजुकेटेड लोगों में आते हैं, ये एम्प्लॉयज जो हैं ये इंडिया के टॉप सैलरीड पर्संस में आते हैं। तो अगर ऐसे क्रेडिबल कस्टमर्स को अगर हम अनसिक्योर्ड लोन भी दे रहे हैं, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन भी दे रहे हैं, तो वो बहुत हाई रिस्की नहीं माना जाएगा। वो कैटेगरी तो उसकी अनसिक्योर्ड होगी, लेकिन वो अनसिक्योर्ड कैटेगरी में एक सिक्योर्ड लोन माना जाएगा, बिकॉज उस कस्टमर की क्रेडिबिलिटी इतनी है। तो वो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा मॉडल कहां पे लोन दे रहा है। तो वही पूनावाला कह रहा है। एंड यहाँ पे इनका इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर काफी ज्यादा एग्रेसिवली फोकस रहेगा आने वाले टाइम में। प्लस कंपनी कह रही है कि जो एसटीपीएल का इनका प्रोडक्ट है, शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन, उसमें जो इन्होंने अभी थोड़ी सी ग्रोथ वगैरह कम करने का गाइडेंस दिया है। सो मैनेजमेंट बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि उस प्रोडक्ट में हमको कोई कंसर्न दिख रहा है या कोई रेड फ्लैग दिख रहा है। बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि उसमें ओवरऑल क्रेडिट पॉलिसीज कैसी है, किस तरीके का उसका डेलिक्वेंसीज आती है, और उसके बाद फिर जब हम पूरा श्योर हो जाएंगे उसको फिर हम आगे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट पे कंपनी का एक और बहुत अच्छा पॉइंट है। सो कंपनी कह रही है कि आज हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जो भी हमारा ये इन्वेस्टमेंट रहेगा अगले कुछ सालों में 60, 70, 80 करोड़, जस्ट इन्होंने एक ये अजम्पशन नंबर दिया है। तो एक ऑप्शन ये है कि ये इन्वेस्टमेंट हम ना करें और ये 70, 80 करोड़ जो भी 8, 9, 10% बनेगा टोटल प्रॉफिट का, वो 8, 10% हम हमारे प्रॉफिट में दिखाएं और हमारा प्रॉफिट ग्रोथ आपको और अच्छा लगेगा। तो एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि उस प्रॉफिट को, उस 8, 9, 10% के प्रॉफिट को हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगाएं, फ्यूचर बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर लगाएं, एंड वो आपको हम हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखाएं। अब कंपनी कह रही है, मैनेजमेंट कह रही है कि अगर हमारा विजन सिर्फ अगले 2-3 साल का होता तो डेफिनेटली हमको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हमको उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है, इतना इन्वेस्ट करना है, कलेक्शन पे इन्वेस्ट करना है, बिकॉज हमारा विजन बहुत छोटा है। हमको पता है कि ठीक है ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो 2-3 साल में तो ग्रोथ अच्छी हो ही जाएगी। लेकिन हमारा पर्पस है इस इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करना है अगले 5 से 10 साल के लिए। तो अगर हम 5 से 10 साल के लिए इसको बिल्ड करना चाहते हैं, और जो ग्रोथ, जो गोल हमारे हमारे माइंड में है 5 to 6 AUM, 5 to 6 टाइम AUM करना है, तो वो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट अगर आप बढ़ाओगे तो उसके लिए ये सारे बिजनेसेस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, और बिजनेसेस क्रिएट करने से पहले उसके लिए आपको कलेक्शंस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो फिजिकल हो, आपको दोनों मोड के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसीलिए हम ये पेन अपफ्रंट ले रहे हैं जो कि अगला 1 से 1.5 साल 2 साल तक रहेगा। लेकिन उसके बाद 3rd ईयर से आप देखोगे कि इस बिजनेस में कितना अच्छा सेक्युलर ग्रोथ आ रहा है, सस्टेनेबल ग्रोथ आ रहा है, तो उसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज होने वाला है, जिस वजह से हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनिशियली। एंड देन लास्टली इनका कहना है कि एसटीपीएल एक ऑफकोर्स हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, और जो कि अभी हम बंद कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, उसमें ग्रोथ नहीं रहेगी जब तक हमें पूरा कंट्रोल नहीं हो जाता उस प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन हमारे पास और भी हाई मार्जिन बिजनेसेस हैं, जैसे इन्होंने शॉपकीपर लोन के बारे में कहा। तो शॉपकीपर लोन पे कंपनी कह रही है कि अगर आप ये किराना मॉडल देखो तो ये बहुत प्रॉफिटेबल मॉडल होते हैं, एंड फैमिलीज जो हैं वो 40-50 साल से इन बिजनेसेस को रन कर रही है इंडिया के अंदर। तो ये कोई ऐसा ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है कि इसमें आपने लोन दिया तो बहुत रिस्की लोन हो गया। ये सिक्योर्ड लोन होता है एक तरीके से, बिकॉज उनका मॉडल काफी सस्टेनेबल होता है, काफी प्रॉफिटेबल होता है। तो इनको हम काफी अच्छे से बिल्ड करना चाहते हैं, इसमें हमको एक बहुत अच्छा स्कोप दिखता है आने वाले काफी सालों तक। तो ये ओवरऑल कॉल एनालिसिस था पूनावाला फिनकॉर्प का। अब मेजर हाईलाइट अगर आप देखो तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि नया मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर के तो बहुत एग्रेसिव है।
इनका टारगेट है कि अगले 5-6 साल में 5 to 6 टाइम करना है अपने एयूएम को, मतलब 35 to 40% का ग्रोथ कंपनी अपने एयूएम पे टारगेट करेगी। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना है तो उसके लिए आपको अलग अलग बिजनेसेस पे भी स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे अगर आप बजाज फाइनेंस को देखो तो बजाज फाइनेंस का जो प्रोडक्ट बास्केट है, इतना बड़ा, इतना डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बास्केट है बजाज फाइनेंस का कि इंडिया के कितने टॉप बैंक्स भी उन प्रोडक्ट्स को आज के टाइम पे ऑफर नहीं कर पाते अपने कस्टमर्स को उन रेट्स के ऊपर। तो ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बजाज फाइनेंस का। तो अगर पूना वाला फिनकॉर्प को भी उतना बड़ा बनना है तो डेफिनेटली यही स्टेप है, ये आपको प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। बिकॉज कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस के अंदर आप सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट से कस्टमर को एक्वायर नहीं कर सकते। कस्टमर को एक्वायर करके आपको उनको मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करने हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा प्रोडक्ट बास्केट होना चाहिए। उसमें इन्होंने एक ईएमआई कार्ड वाला तो लास्ट इसी क्वार्टर में इन्होंने लॉन्च किया इंडसइंड बैंक के साथ में मिलकर के। सो ये चलता रहेगा, इसीलिए कंपनी इन्वेस्ट कर रही है अपनी फ्यूचर बिजनेसेस के ऊपर। अब इसमें एज ए इन्वेस्टर हमको क्या समझ आता है कि इस बिजनेस का अगला 1.5 से 2 साल प्रॉफिटेबली, मतलब आप बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलने वाला कंपनी को, हाई इन्वेस्टमेंट मोड में ये रहेगा। अब कितना वो इन्वेस्टमेंट रहेगा और इनके ओपेक्स कितने बढ़ेंगे, उससे प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, ये ऑफ कोर्स आने वाले क्वार्टर्स में पता चलेगा हमको। बिकॉज मैनेजमेंट का बोलना है कि अभी हमें सिर्फ 40 डेज ही हुए हैं टेक ओवर किए हुए, तो हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए कि हम किन सेगमेंट्स में कितना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। तो सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर से थोड़ा इस पे क्लैरिटी मिलना शुरू होगा। यूजुअली अगर आप मार्केट में देखो तो जब भी इस तरीके का सिनेरियो होता है किसी बिजनेस में, तो मार्केट उन स्टॉक को रिवॉर्ड करना मतलब बंद कर देता है। मतलब मार्केट स्टॉक जो है वो एक तरीके के कंसोलिडेशन फेज में आ जाता है एंड वहां पे काइंड ऑफ एक वेटिंग गेम चलता है कि उस बिजनेस का आगे एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। देन अगर एग्जीक्यूशन अच्छा रहता है और धीरे धीरे बिजनेस प्रॉफिटेबली प्रॉफिट ग्रो करता रहता है उसका, तो मार्केट अगेन उसके स्टॉक को रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन करने में फेल हो जाता है एंड अगर कहीं पे आपका एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, या फिर आप कहीं ऐसे बिजनेस में एंटर कर लेते हो जहां पे एनपीए बढ़ जाते हैं, तब तो डेफिनेटली मार्केट बहुत बुरी तरीके से पनिश भी करेगा आपके स्टॉक को। सो ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे इस कंपनी का। डायरेक्शनली हमको समझ आता है कि बिजनेस अच्छा कर रहा है, आगे भी फ्यूचर ग्रोथ पे ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो एज सच कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे एंड देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है कंपनी की। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।